हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सा लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं, विषय रसायन विज्ञान, प्रश्न बैंक 2021-22 के अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 13 के वीडियो हम आप लोगों को पहले अवेलेबल करा चुके हैं। अध्याय 5 में हमारे 10 प्रश्न बच गए हैं, उनके वीडियो हम अलग से डालेंगे। आज हम इस वीडियो में अध्याय 7 का वीडियो लेके आए हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसको 2 पार्ट में हम बना रहे हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो अध्याय 7 के लिए पार्ट फर्स्ट की शुरुआत कर रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 7। तो अध्याय 7 साम्यावस्था। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव से क्या होता है? अगर अभिक्रिया व प्रतीत अभिक्रिया दोनों समान रूप से प्रभावित होगी। ठीक है, अगर अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया आएगा, यहाँ प्रतीत गलत छपा है, पश्च अभिक्रिया दोनों समान रूप से प्रभावित होगी। दूसरे वाले में आएगा यदि साम्य SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3 की डेल 198 किलो जूल में ली शातेलिए के सिद्धांत अनुसार अगर अभिक्रिया हेतु अनुकूल दशा में क्या आएगा? आपका आंसर आएगा ए, ताप में कमी। तीसरा, अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 3NH2 के लिए अभिक्रिया लब्धि है, तो इसके लिए अभिक्रिया लब्धि है ये C, क्यों बड़ा होगा KC से। आगे देखते हैं और नेक्स्ट है अभिक्रिया CO प्लस Cl2 COCl2 में Kp अपॉन KC बराबर है, तो है 1 अपॉन RT के बराबर। दूसरा है साम्य 2HI H2 प्लस I2 के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो आएगा Kp बराबर KC। अभिक्रिया CO प्लस H2O बराबर CO2 प्लस H2 किसी ताप पर CO2 की सामान्य मात्रा निम्न के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो वो आएगा CO का सांद्रण बढ़ाकर। उसके बाद है अभिक्रिया N2 प्लस O2 बराबर 2NO के लिए ताप T पर साम्यावस्था स्थिरांक Kc का मान 4 गुणित 10⁻⁻4 है। इसी ताप पर अभिक्रिया NO बराबर 1/2 N2 प्लस 1/2 O2 का मान कितना होगा? तो होगा 50 होगा। इसके बाद यदि H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI में मुक्त ऊर्जा का मान डेल G बड़ा है 0 से, तो K का मान क्या होगा? तो K का मान होगा छोटा होगा 1 से। भौतिक प्रक्रम में प्रयुक्त साम्य का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिलक्षण नहीं है? तो जो सामान्य अभिलक्षण नहीं है वो C वाला नहीं है, साम्य पर सभी भौतिक प्रक्रम रुक जाते हैं। 10वां, BF3 के अम्ल की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की जाती है? तो आएगा लुईस संकल्पना के आधार पर। समायन प्रभाव का उदाहरण दीजिए, तो समायन प्रभाव का उदाहरण होता है तृतीयक समूह के परिरक्षण में NH4OH के पूर्व अमोनियम क्लोराइड मिलाना। और आगे देखते हैं, पीएच माप क्रम की अवधारणा प्रदान की गई है, तो किसने की है? सोरेनसन ने की है। लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल कौन सा है? SO3 है। CuSO4 है, CuSO4 है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बना लवण। 0.01 m NaOH का पीएच मान है, तो इसका जो पीएच मान है वो हम बता देते हैं आपको, वो है B वाला, 15वें का B 12 है। इसके बाद 10⁻⁻10 m NaOH विलियन का लगभग पीएच मान कितना होगा? तो आएगा C 7। कौन सा ऋण आयन दुर्बलतम क्षार है? तो वो है B वाला NO3। यदि किसी जलीय विलियन में पीएच का मान 0 हो तो वह विलियन होगा अम्लीय। साम्य स्थिरांक Kc की इकाई अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 के लिए होगी, तो होगी लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। अब जोड़ी देखते हैं। देखिए जोड़ी पीएच स्केल, पहली जोड़ी का आएगा सोरेनसन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य। संगनन का आएगा गुलबर्ग व वागे। क्षार आएगा प्रोटॉन ग्राही। और द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम द्रव और गैस प्रावस्था। तो ये आपकी जोड़ी हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम बात करते हैं 2 और 3 अंक के प्रश्नों की। देखिए आधे प्रश्न हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, आधे हम इसके सेकंड पार्ट में लेंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में लेंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे।
हमारे वैसे ही गणित के वीडियो बहुत ज्यादा लंबे चल रहे हैं। अगर आपने गणित के वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आज से हमने शुरुआत कर दी है गणित के वीडियो की भी। आप हमारे गणित का वीडियो जरूर देखें। पूरा प्रश्न बैंक का एक एक अध्याय हम हल कर रहे हैं गणित में। भौतिक में भी हमने इकाई वाइज हल कर रहे हैं, तो इकाई 1 और इकाई 2 के वीडियो हम भौतिक में भी डाल चुके हैं। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के भी हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। तो हमारे चारों बड़े सब्जेक्ट जो साइंस संकाय के हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब 2 नंबर और 3 अंक वाले इस पार्ट के प्रश्नों को एक एक करके हम उनको भी देखना शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न देखते हैं हम इसका। H2O, HCO3, HSO4 तथा NH3 ब्रांस्ड अम्ल तथा ब्रांस्टेड क्षारक दोनों प्रकार से काम कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए संगत संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक लिखिए। तो ये कौन से संयुग्मी और कौन अम्ल होंगे और क्षारक होंगे? तो OH H2O के लिए संयुग्मी अम्ल, HCO3 के लिए CO3 माइनस संयुग्मी अम्ल, NH3 के लिए NH3 माइनस संयुग्मी अम्ल, और H2SO4 के लिए HSO4 माइनस संयुग्मी अम्ल। तो ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4 × 10⁻³ m है। इसका पीएच क्या होगा? देखिए पीएच का फॉर्मूला होता है log बेस 10 H प्लस, तो log बेस 10 4 × 10⁻³ आंसर लिख लिया हमने यहाँ पे। अब इसको क्योंकि बेस में होता है तो हमने ये माइनस अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए -1 आगे आ जाएगा। 10⁻4 हो जाएगा और 10⁻³ पहले से ही था, तो ये हो जाएगा 10⁻4 और एक हो जाएगा 10⁻³ -3 उठ के आगे, और ये माइनस अंदर आएगा। पहला माइनस का और दूसरा इस माइनस से माइनस का हो जाएगा प्लस का। 3 log 10 की वैल्यू होती है 1, दैट मीन्स 3 इस माइनस कर देंगे तो ये आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लंबा दे रखा है उन्होंने। निम्नलिखित उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जा सकती है। तब ये इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन की 4 बातें पूछी है। पहले तो इसका केपी लिखो, और जब इसका केपी का व्यंजक लिख दो तब 3 बातें लिखना है। दाब बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, ताप बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, और उत्प्रेरक प्रयोग किया जाए तब क्या होगा। तो इस इक्वेशन की जो केपी है वो ये है, ये केपी बराबर PCO प्लस P3H2 फिर PCH4 इंटू PH2O। ये तो हो गई इसकी केपी हो गई। अब इसके बाद देखते हैं, ये 3H2 है, याद रखना P की पावर 3 नहीं है, ये 3H2 है। इसके बाद पहला नियम था दाब बढ़ा दिया जाए, तो दाब बढ़ा दिया जाए तो ली-शातेलिय नियम के अनुसार साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होगा। दूसरा प्रश्न था ताप बढ़ा दिया जाए, चूंकि दी गई अभिक्रिया उष्माशोषी है अतः साम्य अग्र दिशा में स्थापित होगा। और तीसरा उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए तो साम्यावस्था भंग नहीं होगी, क्यों, लेकिन साम्यावस्था शीघ्र प्राप्त होगी। ये 3 पॉइंटों के लिए 3 बातें लिख दी हमने। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 प्रश्न बैंक का कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में एक इक्वेशन दे रखी है और उसने बोला है इसमें 3 बातें करने पर, H2 मिलाने पर, CH3OH मिलाने पर, और CO हटाने पर, और CH3CO हटाने पर। 4 बातें दे रखी है, एक एक के लिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इस इक्वेशन में H2 मिलाएंगे तो ली-शातेलिय के नियम के अनुसार यह अग्र दिशा में विस्थापित होगी। अगर इसी इक्वेशन में CH3OH मिलाएंगे तब यह साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होगा। वही ली-शातेलिय नियम यहां भी लिखाना है। अगर CO हटाएंगे तो ली-शातेलिय के अनुसार साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा, और अगर CH3CO हटाएंगे तो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। तो चारों में हमारा नियम कौन सा लगा? ली-शातेलिय नियम लगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4G NaOH को शुद्ध जल में घोलकर 500 ml विलयन तैयार किया जाए तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इसका तुल्यांकी
द्रव्यमान और अधिक द्रव्यमान समान होते हैं, तब हमने मान लिया कि इसकी सांद्रता होगी 4/500, दैट मीन 0.008 m। जो इसकी सांद्रता होगी वही OH की होगी, और फिर हमने क्या करा कि OH इंटू H करा तो 1 इंटू 10⁻⁻14 हुआ। इसको हमने इक्वेशन को जमा के लिखा तो H प्लस बराबर ये हो गया, इस OH का OH की जगह मान रख दिया तो H प्लस बराबर ये आ जाएगा, और इसको लिख देंगे pH वाले फॉर्मूले में, तो H 12 की जगह अपना आ जाएगा 10⁻⁻12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10 12 उधर आ जाएगा, क्योंकि 10 का मान होता है वो होता है 1 होता है, तो ये 12 उठ के आगे आ गया और आपका हो गया log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आपका pH कितना आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा। इस सवाल नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 भाग में बता देता हूं, पहले यहां तक नोट कर लीजिए और इसके बाद नीचे का नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, संयुग्मी अम्ल व क्षार युग्म क्या है। तो अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार, ये भस्म और क्षार का मतलब एक ही होता है, अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुग्मी क्षार कहलाता है। भस्म मतलब क्षार, याद रखना। क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल उस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ये एक संयुग्मी अम्ल के लिए बता दी मैंने पहले, उसके पहले बता दिया संयुग्मी क्षार। अब दोनों के लिए बताते हैं। संयुग्मी अम्ल व क्षार में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। कितने प्रोटॉन का अंतर होता है? एक प्रोटॉन का अंतर होता है। पहली परिभाषा बताई हमने संयुग्मी क्षार की, दूसरी परिभाषा बता दी संयुग्मी अम्ल की, और फिर बता दिया कि इन दोनों में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। तब एक उदाहरण लेके हमने उसको समझाया, उसको उदाहरण भी आप लोग नोट कर लीजिए, तो ये पूरा उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न पहले नोट कर लीजिए, प्रश्न के बाद उत्तर पूरा एक साथ देख लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। 7वें प्रश्न में 3 बातें पूछी है। निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आर्हेनियस की अवधारणा दे रखी है, तो आर्हेनियस की अवधारणा को लेते हैं हम। तो आर्हेनियस की अवधारणा अम्ल और क्षार के लिए प्रस्तुत की थी आर्हेनियस ने, वो देखते हैं हम। आर्हेनियस ने बोला था कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में विलय होकर H+ आयन मुक्त करते हैं तथा क्षार जल में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धांत में अम्ल व क्षार उदासीनीकरण वास्तव में H+ व OH- आयनों के मध्य क्रिया करता है, और ये उदाहरण हो गया उसका। सेकेंड संकल्पना देखते हैं ब्रांस्टेड-लोरी की। ब्रांस्टेड-लोरी ने बोला था अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, और उसका उदाहरण भी हमने दे दिया। इसके बाद है लुईस संकल्पना। तो लुईस संकल्पना देखते हैं। लुईस संकल्पना, लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जो ग्रहण कर ले वो अम्ल, और जो त्याग दे वो क्षार होता है। उसका उदाहरण ये रहा। इसके बाद है लुईस की सीमाएं। इसी में लुईस की सीमाएं भी दे दी हमने। इस धारणा से अम्ल तथा क्षार को आपेक्षिक सामर्थ्य नहीं ज्ञात किया जा सकता। इस धारणा द्वारा विद्युत अपघटन, लवण जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन आदि भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये उसकी सीमाएं हैं। ये हो गए हमारे प्रश्न कितने, यहां पे 7 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 8 है ओर्स्टवाल्ड का तनुता का नियम, पर ये हम इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि
वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। 15 मिनट से ज्यादा के वीडियो में फिर आप लोग बोर होने लग जाओगे। केमिस्ट्री वीडियो है ये, तो हम 2 पार्ट में देंगे। प्रश्न नंबर 8 से लेके प्रश्न नंबर 20 तक हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं। आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए। हम 1 या 2 दिन बाद या 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद इसके अलग से डाल देंगे उसको। ठीक है, तैयार हम हाथों हाथ कर लेंगे, पर उसको डाल थोड़ी देर बाद देंगे। तो 2 अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एंड स्क्रीन के ऊपर भौतिक और रसायन के जो वीडियो या गणित के जो वीडियो है उनकी लिंक दिख रही होगी। आपको जो देखना है वो आप यहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।